गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग जी। ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ सभी के लिए, है ना। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है, टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 एंड क्वेश्चन नंबर 23। इसमें क्या है कि एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है जिसको इवेल्युएट करने की बात हो रही है। द वैल्यू ऑफ n फॉर विच द डिटर्मिनेंट क्या दिया हुआ है, उसके एलिमेंट है 8c3 एंड 8c4 एंड 9cn। फिर यहां दिया 9c5 एंड 9c6 एंड फिर 10cn+2 और यहां दिया आपका 10c7 एंड दिया 10c8 और यहां दिया 11cn+4 और बोला गया कि इफ द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 0 देन n इज, ये पता कर। तो बिल्कुल प्रॉपर्टी पर बेस्ड है और 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ना। कुछ लोगों को तो स्ट्राइक कर गया होगा। यस सर, वो सम वाला एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस में। हाँ, पास्कल रूल आपको स्ट्राइक करना चाहिए, बिकॉज आप जानते हो कि एनसीआर प्लस NCR+1 या NCR-1, NCR-1 करो तो NCR-1 करो तो आ जाएगा ये N+1 और बड़ा वाला सबस्क्रिप्ट रिटेन होगा। NCR+1 करोगे तो भी आएगा, तब आएगा N+1 CR+1 हो जाएगा। एनीवे, तो इसी प्रॉपर्टी को अगर आप देखो तो यहां पर इन दोनों में ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही, 8c3 + 8c4 9c4 हो जाएगा। ऐसे ही ये दोनों कंसेक्यूटिव बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, 9c5 9c6 ये दोनों भी कंसेक्यूटिव है। तो आप क्या ऑपरेशन करो, आप ऑपरेशन करो कि R2 + R। हाँ, R2 R1 रिप्लेस बाय R1 + R2 कर दो या R2 रिप्लेस बाय R2 + R1 कर दो, एक ही बात है। यस। R1 रिप्लेस बाय R1 + R2 अगर कर दो तो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट रो के एलिमेंट में आएगा 9c4 यस। और अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा 10c6 10c6 और अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा 11c8 11c8 और ये है तुम्हारा 8c4, ये है 9c6 और ये सर है n की 4 आ रही है। और यहां से आपके पास 9cn है। तो हम ये नहीं क्लेम करते कि n की यही वैल्यू पॉसिबल होगी, या रादर ऐसा बोलें कि n की वैल्यू 4 होगी तभी ये वैनिश करेगा। क्या लिखा है इसमें n+2 है ना, और यहाँ पर है तुम्हारा 11cn+4। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू इन्होंने 0 दी हुई है। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर n की वैल्यू 4 हो गई तब तो डेफिनेटली 0 हो रहा है। तो क्लियरली फॉर n = 4 क्या हो रहा है, द रो 1 एंड रो 3 गेट्स आइडेंटिकल। और अगर दो रो आइडेंटिकल हो गई तो वैल्यू 0 होगी, इसमें कोई डाउट नहीं, एंड देयरफॉर डेल्टा बिकम्स 0। तो n = 4 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 के अलावा तुमने कौन सा क्वेश्चन बोला, 29th क्वेश्चन जो है वो भी फटाफट जल्दी से देख लेते हैं। 29th क्वेश्चन इज इन अ ट्रायंगल ABC, in a triangle ABC, एंगल ऑब्वियसली एंगल ABC का सम पाई हो जाएगा, ओके। और एक डिटर्मिनेंट डेल्टा की वैल्यू की बात हो रही है जिसके एलिमेंट्स हैं sin square A एंड cot A 1, sin square B cot B 1
एंड साइन स्क्वायर सी कॉट सी 1। अब बोल रहे हैं देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, अगर एबीसी एंगल ऑफ ट्रायंगल है तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है? एबीसी एंगल ऑफ ट्रायंगल है, इसका मतलब ये तो क्लियर है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी इवेलुएट करने के लिए? वही ऐसा ऐसा तो कुछ है नहीं कि बहुत स्पेसिफिक डिटर्मिनेंट है, सिंपल ही है। क्या करें, 2 जीरो बना ले। सर या फिर इसको साइन ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर साइन ए से मल्टीप्लाई करने, साइन ए से मल्टीप्लाई करना मतलब रो वाइज साइन ए साइन नहीं बी सर, साइन। मैं को कुछ और सोच रहा था। मैं एक्चुअली लगा वहाँ पे 1+1 a क्यूब जैसे उस टाइप का नहीं बन रहा था, उस टाइप से कुछ हाँ बन रही लेकिन थी फिर यहाँ कॉस वाले जैसे टर्म वो भी आ रहे हैं ना, कोस आते हैं। तो इसलिए सीधे सीधे आप रो रिडक्शन करो। तो अगर आप बोलते हो कि R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1, क्योंकि ऑप्शंस में देखो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो ए बी सी से इंडिपेंडेंट आ रही है। तो R2 माइनस R1 एंड R3 रिप्लेस बाय R3 माइनस R1। ऐसा करने से तुम्हारा एक्सप्रेशन कुछ ऐसा नजर आएगा। यहाँ पर तो जो भी है साइन स्क्वायर ए एंड कॉट ए एंड 0, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ पर आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, नहीं यहाँ पर 0 नहीं, यहाँ पर 1 ही है, आई एम सॉरी। यहाँ पर कॉट बी माइनस कॉट ए, अब ये कॉट बी माइनस कॉट ए और यहाँ आ गया 0, ऐसे यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर कॉट सी माइनस कॉट ए आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब कुछ आइडेंटिटीज हैं आप जानते हैं, उनका इस्तेमाल करिए। जैसे साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी प्लस ए, साइन बी माइनस इंटू साइन बी प्लस ए। साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए, साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए। तो हमने लिख दिया यहाँ पर, ऐसा लिख दिया, इट इज साइन स्क्वायर ए cot a and 1. This is sine of b plus a. What is b plus a? b plus a is pi minus c into sine of b minus a, अभी तो ऐसे लिखते हैं। और यहाँ पर cot b minus cot a, इसको भी लिख दो, sin c plus a into sin c minus a। ये एलिमेंट क्या है, इस पर जाते हैं, सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को देखते हैं क्या आ रहा है। ये लास्ट वाला तो आ रहा है 1 0 एंड 0। यहां एलिमेंट क्या आ रहा है, ये एलिमेंट क्या आ रहा है, कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट बी माइनस कॉट ए को सिंप्लीफाई करो तो ऐसा आएगा ना, कॉस अपन साइन है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय साइन ए साइन बी। तो न्यूमरेटर आ गया साइन ए माइनस बी, आया साइन ए माइनस बी, तो हमने यहां लिख दिया साइन ऑफ ए माइनस बी, फिर सिमेट्रिक है तो वही चीज दूसरे वाले में भी बनेगी, अपॉन साइन ए साइन बी। व्हाट इज दिस एलिमेंट, 2 3 एलिमेंट, 3 2 एलिमेंट क्या होगा, तो कॉट सी माइनस कॉट साइन ए माइनस सी अपॉन साइन ए साइन सी। हाँ साइन ऑफ ए माइनस सी अपॉन साइन ए साइन सी हो जाएगा। अब यहां पर देखो, ये भी तो साइन ए माइनस बी है और साइन ए प्लस बी क्या है। अब यहाँ कुछ बेसिक अब आइडेंटिटीज लगेंगे, साइन ए प्लस बी क्या होगा बोलो, तो जब अगर कोई बोले कि साइन ऑफ ए प्लस बी क्या है तो आप बोलेंगे साइन ए प्लस बी साइन पाई सी हो माइनस, जाएगा। हाँ साइन पाई माइनस सी, और पाई माइनस सी का साइन साइन सी हो जाएगा। तो ये साइन सी हो गया, तो ये साइन बी हो जाएगा, और साइन बी माइनस ए, ये वाला साइन बी माइनस ए, और ये वाला यहाँ पर साइन ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा। तो अगला स्टेप में मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारा डेल्टा है वो ऐसा नजर आएगा। सेकेंड रो से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सेकेंड रो से क्या कॉमन ले सकते हैं, साइन बी माइनस साइन बी माइनस ए या साइन ए माइनस बी, जो भी लिखना चाहो। तो मैंने बोला कि साइन बी माइनस ए कॉमन ले लिया मान लो। थर्ड रो से क्या कॉमन ले लोगे, साइन सी माइनस ए,
एंड आफ्टर टेकिंग दीज टू थिंग्स कॉमन, आपका जो एक्सप्रेशन है डिटर्मिनेंट का वो क्या नजर आ रहा है? फर्स्ट रो एज इट इज है साइन स्क्वायर ए साइन ए एंड 1, सॉरी कॉट ए एंड 1। सेकेंड रो का एलिमेंट में क्या क्या है? यहां पर आया साइन सी, साइन ऑफ सी। यहां क्या है? 1 साइन ए साइन बी, -1 सर। -1 साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी, और यहां गया 0, यहां आ गया साइन बी, और -1 साइन ए साइन सी, 0। अब तुम्हें अगर आप इसको अब रिडक्शन कर दो तो क्या आ रहा है तुम्हारा? ये साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस सी इंटू क्या आ रहा है? 1 इसको R2 को साइन सी से डिवाइड कर दो और R3 को साइन बी से डिवाइड कर दो, और उसके बाद फिर C2 में से साइन ए साइन बी साइन सी कॉमन ले लेते हैं। क्यों कर रहे हो? अब इसके बाद क्यों कर रहे हो? अब तो 2 0 हो ही गया, और रिड्यूस ही सिंपल हो हो जाता ना, हाँ और सिंपल हो जाता। बेटा इसमें क्या सिंपल करना? इसको जब मल्टीप्लाई किया तुमने, साइन सी कैंसिल हो गया तो ये आ गया जैसे तुम्हारा, ये तो 0 देखिए, हाँ तो ये सीधे ही आ गया ना। यहाँ पर साइन बी कैंसिल हो गया तो सीधे 0 हो गया ना। ये आ गया तुम्हारा -1 साइन ए प्लस 1 साइन ए, पता नहीं, तो 0 हो गया स्ट्रेट अप। ठीक है, तो ये भी देखना है कि हमें प्रॉपर्टीज को, रिडक्शन को कहाँ स्टॉप करना है, क्योंकि समय बचाना पड़ेगा आपको। एनीवे ये दिस वाज 29th क्वेश्चन। इसके बाद आपका एक 32nd क्वेश्चन था, बोला गया कि मैक्स 33 था। ओके ओके ओके, 33rd क्वेश्चन देख लो जल्दी से। बुक वाले भी देख दो। 33rd क्वेश्चन क्या है? 33rd क्वेश्चन में दिया गया कि एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा जो कि फंक्शन ऑफ आर है, और उसके एलिमेंट कुछ इस तरह से हैं। देयर इज अ रो विच इज वेरिएबल 2r-1 and mcr and 1, and remaining rows are constant m square -1 and 2 raised to the power m and m plus 1 and sine of m square, साइन ऑफ m स्क्वायर का स्क्वायर, और यहाँ है साइन स्क्वायर m, और ये है तुम्हारा साइन स्क्वायर m प्लस 1। ऐसा एक डिटर्मिनेंट है। फिर उन्होंने बोला कि देन इवैल्यूएट सिग्मा summation of such determinants where r varies 0 to m। तो ये तो सीधे समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पर बेस्ड है ना, सिंस यू कैन ऑब्जर्व कि ये और ये दोनों रो तो फिक्स रहेगी, r के वेरी करने से चेंज नहीं होगी, और ये वाली रो वेरी करेगी, ये वेरिएबल रो है। तो यू हैव m+1 नंबर ऑफ डिटर्मिनेंट। ये क्या है? It is sum of m+1 number of determinant having one variable row with only r1 variable. Rest 2 rows are constant। तो समेशन का टेक्निक तो आप जानते ही हो। क्या हो जाएगा ऐसे केस में? ऐसे केस में बोलेंगे सिग्मा डेल्टा r जो होगा, r वेरीज 0 to m, ये हो जाएगा तुम्हारा, ये सिग्मा, ये वाले एलिमेंट सम होंगे, तो ये बन जाएगा ऐसा सिग्मा 2r-1 सिग्मा mcr सिग्मा 1, और रेस्ट दोनों रोज जो फिक्स्ड रोज हैं वो एज इट इज रिटेन हो जाएंगी। आई थिंक यही होता था ना एडिशन ऑफ डिटर्मिनेंट का रूल, तो यही है। यस सर। तो आंसर बता दो अब जल्दी से। 0 आ जाएगा, 0 इक्वल हो जाएगा R1 R2।
हाँ जी, तो ये सिग्मा 2r माइनस 1 r वेरीज 0 से m करोगे, और ये r वेरीज ये भी 0 से m है, और ये भी r वेरीज 0 से m है, तो ये वाला तो m+1 आ गया। फर्स्ट वाला सिर्फ देख लो, बाकी सारे तो क्लियर ही दिख रहे हैं। ये एलिमेंट तो m+1 आ गया, ये एलिमेंट mc0 से लेके mcm 2 की पावर m आ गया। ये एलिमेंट क्या आएगा? m² - 1 ही आता है सर। तो ये क्योंकि r 0 से शुरू कर रही है। हाँ, अगर r 1 से स्टार्ट करो तो 1 से लेके m तक का ऑड नंबर का सम आएगा, और 0 पर -1 आया तो फर्स्ट m ऑड नंबर का सम m² होता है, तो m² -1 हो जाएगा, और therefore 2 rows become identical and value become 0। तो ये भी सिंपल था। तो ये 3 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन चलो मैं ऐसा देता हूँ, अभी मैं देता हूँ एक क्वेश्चन करने के लिए, और थोड़ा ट्राई करो आप। अच्छा सर एक क्वेश्चन, मैंने और भेजे हैं, मतलब 4 तुमने 3 क्वेश्चन क्वेश्चन भेजे हैं, तुमने अभी, मैं और सर 4 भी भेजे थे मैंने। अच्छा, अभी अभी भेजे थे। अभी अभी और भेज दिए तुमने? यस सर। चलो जी, अच्छी बात है। तो पहले ऐसा करते हैं कि पहले मेरा एक क्वेश्चन करो जल्दी से, ठीक है, फिर तुम्हारे क्वेश्चन में करता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ अ डिटर्मिनेंट जिसके एलिमेंट है b+c का होल स्क्वायर एंड a स्क्वायर एंड b स्क्वायर c+a का होल स्क्वायर एंड b स्क्वायर and c square and c square and a plus b का whole square without expanding show that this is equal to क्या? It is equal to abc into, बोलो, याद है किया हुआ पहले से? 2abc into a plus b plus c का होल क्यूब। ठीक है जी, जल्दी से इसको प्रूफ करो। रो ऑपरेशंस आप सजेस्ट करते जाओ, टेक योर टाइम। टोटल 5 मिनट दे रहा हूं मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इसको खुद कर जाओ बिना मेरी हेल्प के, नहीं तो हेल्प थोड़ी बहुत तो मैं बताऊंगा, उसके बाद तो कर ही जाओगे आप। और मेहुल, इसके अलावा तो कोई डाउट नहीं था टेक्सचुअल एक्सरसाइज 3 में तुम्हारा? मेहुल, यस सर। T3 में और कोई क्वेश्चन तो नहीं था जो अड़ा हुआ है? नहीं सर, जो भेजे थे भाई। चलो ठीक है, चलो इसको करो, अच्छा क्वेश्चन। इनफैक्ट आप T4 भी पूरा कर सकते थे ना? T4 का भी कॉन्सेप्ट तो पूरा ही हो गया आपका, T4 आप पूरा कर सकते थे। लिए पहले तो वो R2 माइनस R1 माइनस R2। R1 क्या 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 किया? R1 माइनस R2।
R1 को R1 R1 माइनस R1 माइनस R2 क्या सोच के किया? सर वहां से A प्लस B प्लस C कॉमन आ जाएगा। R1 माइनस R2 से A प्लस B C1 माइनस C2। हाँ, तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि हमें A प्लस बी प्लस सी फैक्टर पर सोचना चाहिए, क्योंकि ए बी सी फैक्टर तो डायरेक्टली दिख नहीं रहा। तो A प्लस बी प्लस सी फैक्टर दिख सकता है अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो। एक तो दिख रहा है यहाँ पर कि इसका और इसका अगर डिफरेंस देखो तो b प्लस सी होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो फैक्टर करोगे तो b प्लस सी प्लस ए आएगा, और इन दोनों में भी आएगा, और यहाँ 0 हो जाएगा, तो आ रहा है। इसी तरह से अगर ये कॉलम का डिफरेंस ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर भी a प्लस बी प्लस सी फैक्टर मुझे एक कॉलम से मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो इसका अप्रोच होना चाहिए, मतलब पहला ऑपरेशन होना चाहिए, वो पहला सुटेबल ऑपरेशन ये है। अब इसको मैं यहीं से डायरेक्टली स्टार्ट कर रहा हूँ। C1 is replaced by C1 minus C2 and C3 से replaced by C3 minus C2। अगर मैं ऐसा करता हूँ, so what do I get? ये तो प्रूफ करना, तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ ऐसा, और कैरी फॉरवर्ड करता हूँ यहाँ पर। तो ये इक्वल टू क्या आएगा इस ऑपरेशन के, इस ट्रांसफॉर्मेशन से तुम्हारा जो ये डिटर्मिनेंट है वो कुछ ऐसा नजर आएगा। बोलते जाओ। यहाँ पर ये एलिमेंट क्या आ जाएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो उसको फैक्टर ही कर दिया, तो b प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी माइनस ए। वेयर एज यहाँ क्या आ जाएगा, इसमें से दिस माइनस दिस करोगे, है ना, 2 1 और 2 2 एलिमेंट का डिफरेंस करोगे तो आएगा b माइनस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए। तो b प्लस सी प्लस ए तो यहाँ भी मेरे को दिख रहा है, इंटू बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ 0 हो गया। सिमिलरली मिडिल टर्म तो चेंज नहीं हुआ, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज सी प्लस ए का होल स्क्वायर एंड दिस इज सी स्क्वायर। ये लास्ट टर्म भी चेंज होगा, लास्ट कॉलम में भी क्या आ गया, बिल्कुल इसी तरह की एक सिचुएशन आएगी, दिस माइनस दिस, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, और बी स्क्वायर माइनस सी प्लस ए का होल स्क्वायर करोगे ना तो आ जाएगा बी माइनस सी माइनस ए, b माइनस सी माइनस ए इंटू बी प्लस सी प्लस ए, एंड दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर करोगे तो आएगा a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी, एंड देयरफॉर इसके बाद का स्टेप आपको समझ में आ ही रहा होगा कि टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम कौन कौन सा कॉलम, C1 C3। हाँ, C1 एंड C3। इसके बाद यहां तक तो सब तुमने यही किया था। इसके बाद जो स्टेप है ना वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट स्टेप है, सोचना। कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा, आफ्टर टेकिंग दैट डिजायर्ड एलिमेंट कॉमन, यहां रह गया b प्लस सी माइनस ए, मैंने यहां लिख दिया b प्लस सी माइनस ए, और यहां पर आ गया b माइनस सी माइनस ए, और यहां रह गया 0। यहाँ पर तो भाई कुछ हमने किया ही नहीं, तो ए स्क्वायर है और सी प्लस ए का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर सी स्क्वायर है। यहाँ पर आ गया 0, यहाँ आ गया बी प्लस बी माइनस सी माइनस ए, और यहाँ आ गया ए प्लस बी माइनस सी। और मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आ गया, तो इट्स अ गुड अचीवमेंट, क्योंकि हमें होल क्यूब चाहिए था, तो एक ए प्लस बी प्लस सी फैक्टर और हमें चाहिए, एंड एल्स वी आर डन। तो अब यहां देखो, इसके बाद ये जो टर्म है, ये इसको रिड्यूस करने के लिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, so that
हम इसको रिड्यूस कर सके इस ए स्क्वायर की हेल्प से, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। अच्छा, एक मैंने थोड़ा सा इससे भी बेटर मैं कुछ कर सकता था। C3, यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। थोड़ा सा मैंने क्या किया, मैं उसको अभी करेक्ट कर लेता हूं तो ज्यादा बेटर होगा। हालांकि यहां से भी तो शायद मैं कर ही जाऊंगा। 1 सेकेंड, गिव मी अ लिटिल टाइम। अगर मैं कॉलम 2 को रिड्यूस करूं तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर होगा। यहाँ आ गया, यहाँ आ जाता मेरा 0, यहाँ पर C प्लस A माइनस B, और यहाँ पर फिर मेरे को क्या बेनिफिट मिलता? बेनिफिट ये मिलता कि A स्क्वायर की हेल्प से मैं इसको 0 बना सकता था, तो यहाँ पर मेरे को सिंपल टर्म मिल जाता, और यहाँ B स्क्वायर होता तो B स्क्वायर की हेल्प से, ओके 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 ओके, ये टर्म को रिड्यूस करने की कोशिश करो। ये दोनों टर्म को, ये वाले कैसे करेंगे? ये वाले टर्म में थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं, थोड़ा सा। ये जो है ना, ये इसकी बजाय मैं कॉलम 2 को थोड़ा सिंप्लीफाई करना पसंद कर रहा हूं। कॉलम 3 से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। कॉलम 2 को यहाँ पर मतलब C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3 करूंगा। बहुत बेसिक सा चेंज है, बट उसके वजह से आगे मेरे को C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3 कर रहा हूं। C1 रिप्लेस बाय C1 माइनस C2 किया, और C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C3 कर दिया। C1 को ऐसे C1 माइनस C3 से भी रिप्लेस कर सकते थे। C1 को C1 माइनस C3 भी कर सकते थे, और C2 को C2 माइनस C3 भी कर सकते थे। कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, बट थोड़ा बहुत तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा। हम्म। अच्छा चलो, अगर मैं जो किया उसी पर फोकस करूं तो क्या किया सकता है? एक सेकेंड, इन दोनों का सम हमने ये निकाला ना, चलो इसी को जो किया उसी को आगे करते हैं। अभी देखते हैं, वहां से भी तो आ जाएगा, क्या फायदा। तो यहाँ पर हमने क्या किया था बेटा, एक बार इसको अनडू करते हैं। मैंने ये हटा दिया था ना, चलो जो है वही करते हैं आगे फर्दर। यही था, यस यही था। तो ऐसा करते हैं कि अब अगला स्टेप में हम इन एलिमेंट्स को देखो, इन एलिमेंट्स को देखो और इनको देखो। तो यहां पर एक चीज दिख रही है कि इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AC, और यहां पर है A स्क्वायर C स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों का सम इसमें से माइनस करता हूं, मतलब R1 और R3 का समेशन को R2 में से माइनस करता हूं, तो क्या आएगा? लीनियर आ जाएगा। 2AC। तो हम लिखने जा रहे हैं R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस समेशन ऑफ R1 एंड R3। अरे सोच तो लिया था, लेकिन इसका बेनिफिट नहीं लगा था कुछ। इसका बेनिफिट नहीं लगा था, तो मतलब वहां पे दिख तो रहा था कि वहां पे ए सी, और मतलब एक रो के अंदर ही A और C, और वही आ गया AC। हाँ, अभी अभी बेनिफिट समझ में आ जाएगा। तुम जब सोच लिए थे तो इसको करना चाहिए था तुम्हें थोड़ा सा। एनीवे, करो, करके देखते हैं, अभी करके देखते हैं। ये होल स्क्वायर हुआ, और यहाँ क्या आएगा बताओ मुझे जरा, क्या आएगा? R2 में से B चला गया। इसमें से, हाँ इसमें से ये गया, तो C माइनस, एक तो क्या कैंसिल हुआ, B गया, B माइनस A कैंसिल हो गया, तो -2C है। यस सर। -2C आ गया।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 2AC 2AC आ गया, और यहाँ पर क्या है, -2A -2A आ गया, और जो है वो वैसे ही है, B + C - A ऐसे ही है, A² ऐसे ही है, 0 ऐसे ही है, एंड 0 C² एंड A + B - C। अब इसी रो को देखो, इस रो को, इस वाली रो को, इस रो में इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट का 1/A का मल्टीपल इसमें ऐड करके यहां 0 आ जाएगा, यस सर और इसी का 1/C मल्टीपल करके इसमें ऐड कर दो तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो 2 0 मैं बना सकता हूं, कहां पर, मैं यहां 0 बना सकता हूं और यहां 0 बना सकता हूं। कौन सी प्रॉपर्टी से, कौन सी प्रॉपर्टी से, आई कैन रिड्यूस दीज टू एलिमेंट, मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3 को रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉलम 2। तो ऐसे लिखा मैंने कि कॉलम 1 is replaced by column 1 plus 1/A times column 2, and column 3 can be replaced by column 3 plus 1/C times column 2। ऐसा करने से मेरा डिटर्मिनेंट क्या आया, A + B + C का होल स्क्वायर टाइम्स, बोलो भाई, सर B + C B पहला + C आ गया, ओके, और यहां पर तो 0 आ गया, और इसका 1/A सर क्या, अपॉन A हाँ C²/A आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हमारा 2 0 का टारगेट है, वो आने दो। यहाँ पर तो जो है ऐसे ही रहने गया, A² यहाँ रहेगा, 2AC रहने दो, और यहाँ पर C² भी रहने दो। यहाँ क्या है, यहाँ A A, यस सर नहीं A कैसे है, A²/C आएगा, A²/C आएगा ना, क्योंकि 1/C टाइम्स C2 ऐड कर रहे हैं ना इसमें, रो कॉलम 2 का 1/C टाइम्स ऐड कर रहे हैं कॉलम 3 में, तो यहाँ पर A²/C है, यहाँ क्या है 0, और यहाँ क्या है, जब इसका 1/C इसमें A + B आ गया। यहाँ तक क्लियर है, यस सर यस सर अब तो रिडक्शन हो गया। अब इसको अगर आप रो 2 से ही सीधे सीधे रिड्यूस कर दो, अब तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, आ जाएगा A + B + C का होल स्क्वायर टाइम्स, क्या आया, ये माइनस प्लस माइनस होता है ये सेकंड वाला, तो -2AC मल्टीप्लाइड बाय माइनर, 2AC नहीं 2AC मल्टीप्लाइड, अच्छा हाँ सॉरी, 2AC मल्टीप्लाइड बाय माइनर, माइनर क्या है इसका बोलो, माइनर को फैक्टर सेम ही है, तो दिस इंटू 0, नहीं नहीं सॉरी, दिस इंटू दिस, A + B इंटू B + C, and minus AC यस minus AC, and therefore you got the answer, A + B + C का स्क्वायर टाइम्स इंटू 2AC भी लिख दो, मल्टीप्लाइड बाई ये क्या बन रहा है बताओ, AB + AC + B² + BC minus AC, तो AC gets cancelled, एंड देन जितने बचे हुए टर्म उसमें B कॉमन है, तो A + B + C का होल स्क्वायर इंटू 2AC आ गया, और यहाँ पर B टाइम्स A + B + C आ गया, तो यू गॉट द
result 2abc into a plus b plus c का क्यूब, दैट इज RHS प्रूव हो गया। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अभी मैंने ग्रुप पे जो साकेत ने क्वेश्चंस पूछे हुए थे उसको ग्रुप पे डाल दिया, आप वहां से रेफर कर सकते हो क्वेश्चन देखने के लिए। क्वेश्चन में एक क्वेश्चन उसमें से उठा रहा हूं और उसको एक ट्राई दो, थोड़ा मैं आपको गाइड करता हूं और आंसर आ जाएगा। तो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, दैट एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, उसके एलिमेंट्स हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स एंड ए बी एंड ए सी एंड ए बी, मतलब ये सिमेट्रिक है, तो यहां पर भी है ए बी एंड यहाँ है बी स्क्वायर प्लस एक्स एंड यहाँ पर है बी सी, यहाँ पर है सी ए या मतलब ए सी ये, एंड यहाँ पर है बी सी और यहाँ पर है सी स्क्वायर प्लस एक्स। और आपको शो करना है विदाउट एक्सपैंडिंग, अप्लाइंग द प्रॉपर्टीज, that this determinant is equal to, it is equal to x square times x plus a square plus b square plus c square। ठीक है, फटाफट सोचो, फटाफट सोचो। अच्छा, एक थोड़ा सा डू यू नीड टाइम या मैं थोड़ा इनिशिएट कर दूं? क्यों साकेत, तुमने तो थॉट दिया ही होगा इस पर, कहाँ अड़ रहे थे, क्या Yes, sir. दिक्कत हो रही थी? शुरू ही नहीं हुआ सर मेरे से, तो ये पता नहीं, मतलब हो ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। मतलब ए कॉमन लेके कुछ हो सकता हो पहली, मतलब पहली रो से ए कॉमन लेके, पर फिर वहां से जैसे राइट वाला एक्सप्रेशन देखता था ना मैं, फिर ऐसा लगता था इससे दूर ही जा रहा हूँ, फिर मैंने कोई करा ही नहीं कुछ। वैसे देखो, अगर अगर आप x को 0 पुट कर दो, x को अगर 0 पुट कर दो तो आप देखोगे कि तीनों रो आइडेंटिकल हो जाएगी। फर्स्ट रो से a कॉमन ले लो और सेकंड से b कॉमन निकल आएगा, थर्ड से c, और तीनों रो आइडेंटिकल हो जाएगी। एंड दैट मींस x 2 बार फैक्टर है, Yes, sir. x 2 बार फैक्टर है, ये प्रूव हो जाएगा कि x 2 बार फैक्टर है, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म तो आ जाएगा। इसके बाद फिर आप ये बोल सकते हो कि भाई बिकॉज क्यूबिक है तो तीसरा लीनियर होगा, तो उसको x प्लस के ले लो और फिर वो k को इवेलुएट कर लो। तो एक तरीका तो वो है कि फैक्टराइजेशन वाला प्रिंसिपल से आप इसको रिड्यूस कर सकते हो, बट उसमें मजा नहीं है क्योंकि इट डजंट पोज मच ऑफ चैलेंज, ब्रेन के लिए थोड़ा अच्छा, मतलब कि चैलेंजिंग नहीं है। तो चैलेंजिंग सोचे तो दो चीजें, अगर आप दूसरा सोचे कि रो रिडक्शन करते हैं, रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन करते हैं, तो उसमें तुम्हारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तुम्हारा मानना कि ये राइट वाला एक्सप्रेशन दिखता नहीं शुरू में, और जब तक वो दिखता नहीं तो उस डायरेक्शन में जाता हुआ अपीयर नहीं होता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि राइट वाला ऑपरेशन में देखो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मुझे दिखना है ना? तो ए स्क्वायर यहां दिख रहा है, बी स्क्वायर यहां दिख रहा है, सी स्क्वायर यहां दिख रहा है, बाकी टर्म उस तरह से दिख नहीं रहे। बट अगर थोड़ा ध्यान से देखो तो ये तीनों में, तीनों से ए अगर निकाल लूं मैं, ये तीनों टर्म से फर्स्ट रो से ए निकाल लूं और सेकेंड रो से बी निकाल लूं और थर्ड रो से सी निकाल लूं, क्योंकि सी यहां भी है, सी यहां भी है और यहां सी इसमें है, इसमें नहीं है, निकाल लेते हैं। और निकालने के बाद फिर क्या करो कि सिर्फ निकालो नहीं, जैसे इधर से ए निकालो फर्स्ट रो से और उसको फर्स्ट कॉलम में डाल दो, सो दैट ये वाला टर्म जो a निकालने के बाद ये क्या बन जाएगा, वंस यू टेक a फैक्टर आउट फ्रॉम वन एलिमेंट इट बिकम्स a प्लस एक्स अपॉन ए। तो x अपॉन ए यूजुअली हम लोग सिंप्लीफाई करते समय डिनोमिनेटर नहीं रखेंगे, मतलब उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं ले जाएंगे। तो इधर से ये निकाला और इधर इंसर्ट कर दिया तो वापस यही एलिमेंट फिर से वही बन गया। ऐसे सेकेंड रो से b निकालो और सेकेंड कॉलम में डाल दो, थर्ड रो से c निकालो और थर्ड कॉलम में डाल दो, और तुम्हें तब दिखने लगेगा। तो ये ऑपरेशन जरा करो, क्या कि सिंबॉलिकली लिखो या ऐसे लिखो, टेकिंग ए
बी सी कॉमन रिस्पेक्टिवली फ्रॉम, कहां से, R1 R2 R3 and inserting respectively in C1 C2 C3। फर्स्ट रो से ए निकालो, सेकंड रो से बी फैक्टर निकालो, थर्ड से सी निकालो और उस ऑब्टेन्ड फैक्टर को आप कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 में रिस्पेक्टिवली इंसर्ट कर दो, मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो तुम्हें ऐसा मिलेगा। पहला स्टेप में, दो स्टेप ये है, तो इसमें पहला स्टेप तो ऐसा आ गया कि ए बी सी टाइम्स ऐसा दिखेगा, यहां पर दिखेगा a प्लस एक्स अपॉन ए, यहां पर दिखा b, यहां पर दिखा c, यहां पर दिख गया तुम्हारा, बिकॉज b निकला तो a एंड b प्लस एक्स अपॉन b, और यहां लिखा c, यहां से निकला c तो यहां आया a, यहां पर आया बोलो b, और यहां निकला c प्लस एक्स अपॉन c, ये आ गया। अभी हमने आधा काम किया, फैक्टर निकाला। अब वो फैक्टर को रिस्पेक्टिवली ए को हम यहां इंसर्ट करेंगे, बी को हम यहां इंसर्ट करेंगे और सी को हम यहां इंसर्ट करने जा रहे हैं थर्ड कॉलम में। ये सर अब तो हो गया। अब हो गया, देखो तुरंत हो गया। अभी हो गया तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ आ गया ए स्क्वायर, यहाँ आ गया ए स्क्वायर, यहाँ पर आ गया बी स्क्वायर, यहाँ आ गया बी स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ आ गया बी स्क्वायर, और यहाँ आ गया सी स्क्वायर, यहाँ आ गया सी स्क्वायर, यहाँ आ गया सी स्क्वायर प्लस एक्स। अब अगला ऑपरेशन बोलो, अगला ऑपरेशन है, हाँ कौन सा, रोज को ऐड करते हैं, रोज को ऐड नहीं करो बेटा, कॉलम को ऐड करो। कॉलम को ऐड। हाँ, C1 रिप्लेस बाय C1 प्लस C2 प्लस C3 कर दो, तो ऐसा इस ऑपरेशन के बाद तुम्हारा जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे नजर आएगा, इट इज इक्वल टू दिस, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी स्क्वायर प्लस, मतलब एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड टेक एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, है ना। तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 1 1 1 हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा बी स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा बी स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पर रहेगा बी स्क्वायर, यहाँ पर रहेगा सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप यहाँ पर कौन सा ऑपरेशन लगाया जाए बोलो। अब ऑपरेशन लगाते हैं जी, दो जीरो बनाने वाला, R2 रिप्लेस बाय R2 माइनस R1 कर देते हैं, R3 रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1 कर देते हैं। तो यहाँ पर अब मेरे पास जो रिजल्ट फाइनली दिख रहा है वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इट इज समहाउ x प्लस सिग्मा ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइम्स, यहाँ डिटर्मिनेंट रिड्यूस होके क्या नजर आया, ये 1 बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर, यहाँ आ गया 0, यहाँ इसमें से ये गया तो x आ गया, सी स्क्वायर में से सी स्क्वायर गया तो 0 आ गया, 1 में से 1 गया तो 0 आ गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया तो 0 आ गया, और सी स्क्वायर प्लस एक्स में से सी स्क्वायर गया तो एक्स आ गया। तो अब ये तुम्हारा ट्रायंगुलर बन गया, ट्रायंगुलर बन गया, और उसकी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो दिस वाज द क्वेश्चन, जो आपने एक क्वेश्चन जो पूछा था वो एक मैंने बताया, नॉट ऑल, उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़ा और कुछ करके फिर ज्यादा आसानी से कर पाओगे। जैसे एक क्वेश्चन ये भी अच्छा था, ये भी देख लेते हैं, ये लो, अभी सभी लोग ट्राई कर लो। इफ ए बी सी, स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c
are sides of triangle ABC. Sides of triangle ABC. मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी कराना चाहता हूँ आपको, प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, तो कम से कम डिटर्मिनेंट पूरा ही खत्म हो जाए। ABC और साइड्स ऑफ ट्राइंगल ABC कराना तो मुझे एडजॉइंट इनवर्स वगैरह था, लेकिन आज की क्लास में कई सारे लोग एब्सेंट हैं। देन प्रूव दैट द डिटर्मिनेंट एक दे रहे हैं, ये आपको दिखाना है कि इसकी वैल्यू 0 है। ये तुमने ट्राई किया था साकेत? नहीं सर, ये डिफिकल्ट सा लग रहा था। मैं पहले मतलब इजी वाले टारगेट करे थे, क्योंकि वो करने के बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि हाँ बहुत सारा कर लिया। अभी करो। डिफिकल्ट इसलिए लग रहा है क्योंकि साइड और एंगल दोनों दिख रही है। अगर केवल एंगल होता तो शायद तुम्हें डिफिकल्ट नहीं लगता, और केवल साइड में होता तो भी डिफिकल्ट नहीं लगता। लेकिन आप ये भी तो सोचो कि अगर साइड्स और एंगल दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब है किस टॉपिक का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है? साइन फॉर्मूला वगैरह कुछ हाँ, होगा। ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल यूज हो रही है, और जैसे ही उस डायरेक्शन में तुम्हारा दिमाग जाएगा तो फिर तुम्हें ये डिफिकल्ट की बजाय आसान नजर आने लगेगा। चलो, वुड यू लाइक टू गिव अ ट्राई फॉर 2 मिनट, और मैं आपको हाँ Yes, sir, 2 मिनट। पहले सोच लो, फटाफट सोचो। में तो ले गया सारे मतलब एंगल्स में। एंगल्स में ले गए? क्या किया एंगल्स में ले आने के लिए, क्या किया? सर पहले तो वो C1 से A स्क्वायर कॉमन लेके फिर R1 R2 में A और A मल्टीप्लाई करके। R2 R3 में A। और आसानी से कर सकते थे, इतना मेहनत क्यों किया? आप ये तो जानते हो ना कि A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C, ये तो सभी जानते हैं। तो Yes, तो इसका मतलब है कि B साइन A को A साइन B लिखा जा सकता है। B साइन A को आप लिख सकते हो A साइन B। ऐसे C साइन A को आप लिख सकते हो A साइन C। इससे हम क्या अकम्प्लिश कर सकते हैं, ये B साइन A और ये C साइन A को रिस्पेक्टिवली A साइन B और A साइन C लिख दें, तो हमारा ये रिजल्ट ऐसा नजर आएगा ना। दिस इज A स्क्वायर, दिस इज A साइन B, ये आ गया A साइन C, यहाँ पर A साइन B और ये A साइन C हो गया। यहाँ पर तो 1 था, यहाँ पर cos A था, यहाँ पर cos A था, यहाँ 1 था, इसको एज इट इज रख दिया। अब आप देखो, अब आप फर्स्ट रो से A कॉमन निकाल सकते हो और फर्स्ट कॉलम से भी A निकाल सकते हो बाहर। तो यहाँ पर आ गया, यहाँ से भी A बाहर निकाल लो और यहाँ से भी A बाहर निकाल लो, है ना, टेकिंग A कॉमन फ्रॉम रो 1 एंड कॉलम 1। तो आ गया तुम्हारा A स्क्वायर टाइम्स, यहाँ क्या बचा जी, यहाँ से A निकल गया तो आ गया तुम्हारा
एक ए रहेगा और यहाँ पर साइन बी, यहाँ पर साइन सी, बट ये एक कॉलम से भी निकल गया तो यहाँ तो वन ही रह गया ना, वन। यहाँ आ गया साइन ऑफ बी, यहाँ आ गया साइन ऑफ सी, यहाँ पर आ गया साइन बी, यहाँ रह गया साइन सी, और ये तो एलिमेंट में कोई चेंज हुआ नहीं, यहाँ पर वन आ गया, यहाँ पर कॉस ए आ गया, यहाँ पर कॉस ए आ गया, यहाँ वन। अब इसके बाद क्या किया जाए? अब इसके बाद तो आपके पास में रिडक्शन का तरीका सिंपल ही है कि इस वन की हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ दिस वन, आई कैन रिड्यूस दिस एलिमेंट टू 0 एंड दिस एलिमेंट टू 0। कर सकते हैं। ऑपरेशन सजेस्ट करो, क्या ऑपरेशन करें? तो आप लिख सकते हैं R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस, बोलो, साइन B टाइम्स R1। और ऐसे ही R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस साइन C टाइम्स R1। ऐसा करने से क्या मिला मुझे? हमें मिला दिस डेल्टा इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स, बोलो अब आप बताओ, मैं आराम करता हूँ, बोलो भाई बोलो। फर्स्ट R1 तो सेम ही रहेगी। R1 सेम रहेगी, तो R1 को तो ऐसे लिख दिया, वन साइन B साइन C। उसके बाद बताओ क्या होगा? यहाँ 0 आ गया, यस सर। यहाँ क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी मतलब कॉस स्क्वायर बी। यस सर। चलो अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर बी ही लिख देते हैं, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, और यहाँ सर कॉस ए माइनस साइन बी साइन सी। कॉस ए माइनस साइन बी साइन सी आ रहा है, तो मैं इसको कॉस ए माइनस साइन बी साइन सी लिख दिया मैंने, साइन बी साइन सी। यहाँ क्या है? 0। यहाँ क्या है? 0। यहाँ पर भी यही है, कॉस ए माइनस साइन बी साइन सी। सेम आ गया, कॉस ए माइनस साइन बी साइन सी। और यहाँ क्या आ गया? सर 1 माइनस साइन स्क्वायर सी या कॉस स्क्वायर सी। अब ये रिड्यूस होकर के तुम्हारा आ गया ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी माइनस कॉस ए माइनस साइन बी साइन सी का होल स्क्वायर। यही आएगा ना? बोलो। तो कॉस चेक कर लो भाई, एक बार चेक कर लो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब कर जाओ कंप्लीट। एक टर्म तो कैंसिल हो रहा है, कौन सा टर्म कैंसिल हो रहा है डायरेक्टली? अब तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आ गई। 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर वाले हाँ, माइनस साइन स्क्वायर सी, ये तो रहेगा। साइन स्क्वायर बी इंटू साइन स्क्वायर सी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, और इधर में क्या रहेगा? माइनस कॉस स्क्वायर ए
और क्या रहेगा? +2 cos A +2 cos A sin B sin C। sin B sin C। अब इसकी वैल्यू 0 कैसे होगी? sin स्क्वायर A और cos sin स्क्वायर A और sin स्क्वायर B को क्लब करके फिर वहां से जैसे वो आइडेंटिटी में डिराइव करते थे उस टाइप से। जैसे दो तरीके हैं, एक तो तुम्हारा ऐसा आ रहा है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अगर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए देखो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ऐसी सिचुएशन है। तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी को आप लिख सकते हो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। फिर कॉमन फैक्टर आ जाएगा। करो करो फटाफट करो कंप्लीट, थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, जल्दी करो। सर मैंने तो सर आइडेंटिटी से कर दिया सर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, उससे सीधा ही आ गया था। हाँ क्या किया फिर से बताओ। सर पहले तो सर 1 माइनस साइन स्क्वायर बी को सर कॉस स्क्वायर में ले गया ना, फिर सर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगाई, और फिर सर कॉस ए को सर माइनस कॉस बी प्लस सी में ब्रेक कर दिया, तो सर उससे सीधे ही आ गया। नहीं 1 माइनस इस वाले को। यस सर ऊपर से शुरू में कर दिया था सर मैंने, फिर से ऊपर वाले स्टेप में। यहाँ पर या इसके पहले वाली इस पे? इस पर, यस सर इस पर। तो सर यहाँ इसको तुमने कॉस स्क्वायर लिख दिया और इसको भी? यस सर। दोनों को कॉस में ले गए? यस सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में आ गया ना सर। एक मिनट, दोनों को कॉस स्क्वायर नहीं, दोनों को कॉस स्क्वायर लेने से फायदा होगा क्या? यस सर फिर हम कॉस ए को उसमें कर देंगे ना, बी प्लस सी वाली फॉर्म में ले आएंगे, फिर एक्सपैंड करके सर एक फैक्टर तो 0 ही हो जाता है। वो तो हालांकि यहाँ से भी हो ही जाएगा। यहाँ पर भी हो जाएगा वैसे, अगर यहाँ पर तुम वही चीज करना है, वही चीज तो मैं बोल रहा था कि वही अगर यहाँ करना हो, मान लो तो ये हो गया कॉस स्क्वायर बी, है ना? या अगर तुम इसको ऐसे भी लिख दो तो भी वही चीज बननी चाहिए, क्योंकि जो कर रहे हैं इसी को कंप्लीट कर ले, वहां से तो हो ही गया, तुम निकाल चुके हो। जैसे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आ गया मान लो। तो ये वाला आइडेंटिटी से क्या होगा, और यहाँ माइनस, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा माइनस साइन स्क्वायर सी। तो यहाँ से भी देखो तो साइन सी कॉमन आ सकता है, तो साइन सी कॉमन लेकर के आएगा साइन सी माइनस 2 कॉस ए कॉस बी, है ना? माइनस साइन सी कॉमन ले लिया तो आ जाएगा तुम्हारा साइन सी माइनस 2 कॉस ए कॉस 2 कॉस ए साइन बी, 2 कॉस ए साइन बी। ये वाला क्या आएगा, ये वाला आएगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। और इधर क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस ए साइन बी को क्या लिख सकते हैं? सर साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी को साइन सी लिख सकते हैं। यस सर। इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ सी माइनस साइन 2 कॉस ए साइन बी को लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी साइन सी और प्लस साइन ए माइनस बी, यही आएगा। यस सर। तो साइन सी और माइनस साइन सी तो क्या हो गया, कैंसिल। कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। और यहां पर फिर से देखो साइन ए प्लस बी क्या है, साइन सी। तो 0 ही आ गया। यस सर। ये वाला साइन सी हो गया, तो साइन सी इंटू साइन ए प्लस बी और माइनस साइन सी इंटू साइन ए प्लस बी करके ये वैनिश कर गया 0।
और जहां जैसा इन्होंने बोला था अगर इसी वाले स्टेप पे डायरेक्टली यहाँ पर कर दो तो भी हो जाएगा, मतलब इसको कॉस स्क्वायर करके करो तो भी हो जाएगा, वहां से भी आंसर आ जाएगा। तो जो बेसिक रिडक्शन था, डिटर्मिनेंट का आइडिया था, वो सिर्फ यहीं तक था, इस वाले स्टेप तक था। इसके बाद का तो आपका बेसिक जो ट्रिगोनोमेट्री है आपकी है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल है, दैट्स इट। ठीक है, तो ये हुआ। अब मैं एक कॉन्सेप्ट डिटर्मिनेंट का टेकअप करना चाह रहा हूं, क्योंकि उससे फिर डिटर्मिनेंट थोड़ा समराइज हो जाएगा, जिसकी जरूरत पड़ती है। इवन आपका जो गेम 7 के कुछ क्वेश्चंस हैं वो बिना उसके नहीं होंगे। तो आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ये कॉन्सेप्ट फटाफट जल्दी से देख लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अच्छा, अभी तक जो डिटर्मिनेंट के बारे में जो जो प्रॉपर्टीज आपने डिटर्मिनेंट की देखी है, वो सारी की सारी तो प्रॉपर्टीज तो दिमाग में है ही। यस सर। जैसे एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, लिनियरिटी प्रॉपर्टीज वगैरह तो ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज जो कम यूज होती हैं वो कभी कभी दिमाग से स्किप कर जाती हैं। जैसे एक दो चीज मैं ऐसे नॉर्मली आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताते जाओ, फिर मैं इसको प्रोडक्ट पे आता हूँ। ये तो आपको याद है ना कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी अगर 0 हो देन क्या कंक्लूड कर सकते हैं? अगर ए बी मैट्रिक्स का डेटा, अगर ए बी मैट्रिक्स सिंगुलर हो, ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस हैं सेम ऑर्डर के ऑब्वियसली, और ए बी सिंगुलर है, तो इसका मतलब आप बोलेंगे कि उन दोनों में से कम एक सिंगुलर है। देन एट लीस्ट वन ऑफ ए एंड बी सिंगुलर। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू सर। मस्ट बी सिंगुलर, क्योंकि इसका मतलब होता है डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी 0 होना, और इसका मतलब होता है कि या तो डिटर्मिनेंट ए 0 होगा और या डिटर्मिनेंट बी 0 होगा। ऐसे ही दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे बताना कि आप एग्री करते हो कि नहीं करते हो इससे। अगर डिटर्मिनेंट, अच्छा ये भी आप ये तो मानते हो आपके डिटर्मिनेंट ए की पावर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर n, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए इज -1 की पावर n टाइम्स डिटर्मिनेंट ए। यस सर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 होता है। यस सर। नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होता है। यस सर। नॉट नेसेसरली, ओनली इफ दिस इज नल स्क्वायर मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स तो नॉन स्क्वायर भी हो सकता है ना। तो नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 तभी होगा जब वो नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। एंड determinant of AB matrix will be same as determinant of BA matrix, मानते हो? Because determinant of AB is equal to determinant of BA. Because determinant AB is equal to determinant A into determinant B. ये जो हम यहाँ पर ये बोल रहे हैं या ये बोल रहे हैं, इसके पीछे का बेसिक लॉजिक है कि डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट कैसे होता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट मतलब ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते। मैट्रिसेस वाइज अगर देखा जाए तो ए बी अलग मैट्रिक्स होगा, बी ए अलग मैट्रिक्स होगा, लेकिन उनके डिटर्मिनेंट सेम आएंगे, प्रोवाइडेड कि ए और बी, प्रोवाइडेड कि ए और बी जो है वो क्या हो, एग्जिस्ट करें और स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हो। ए और बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर हो। यहां पर वो चीज जरूर मेंशन कर देंगे कि प्रोवाइडेड A and B are square matrices of same order of
सेम ऑर्डर। ठीक है, तो ये बाकी जो प्रॉपर्टीज आप जानते हैं जिसको रेगुलर यूज कर रहे हैं वो तो हमेशा याद है। इनमें से कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने जस्ट रिकॉल किए। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट। तो हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करना हमें। बस खत्म कर रहा हूँ बेटा, जस्ट एक सेकंड दे दो मुझे, क्या टाइम हो रहा। अच्छा, ओह आई कैन अंडरस्टैंड। प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, बस आई विल टेक लिटिल टाइम। ठीक है, पहली बात तो ये है कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई अगर करना है तो इट इज डन बाय, ऐसे लिख दो, डिटर्मिनेंट्स आर मल्टीप्लाइड बाय रो बाय कॉलम मेथड जस्ट लाइक मैट्रिसेस। मल्टीप्लाइड बाय रो बाय कॉलम मेथड। कैसे, किस तरह से मल्टीप्लाई करके किस तरह से लिखेंगे? तो ऑब्वियस ही बात है कि जैसे मान लिया मैं अगर आपको डेल्टा 1 देता हूं और मान लो इसके एलिमेंट है ऐसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3 और डेल्टा 1 था, है ना, और उसी में एक डेल्टा 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डेल्टा 2 इसके एलिमेंट मान लो है X1 Y1 Z1 X2 Y2 Z2 and X3 Y3 Z3 सपोज करो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट बिल्कुल जैसे मैट्रिसेस का प्रोडक्ट होता है वैसे ही होगा। एक डिटर्मिनेंट, इन दोनों के प्रोडक्ट से एक सिंगल डिटर्मिनेंट बनेगा और उसके एलिमेंट क्या आएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आ जाएगा A1 X1 प्लस B1 Y1 प्लस C1 Z1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से क्या बनेगा, A1 X2 प्लस B1 Y2 प्लस C1 Z2। फर्स्ट रो थर्ड से क्या बनेगा, A1 X3 प्लस B1 Y3 प्लस C1 Z3। ऐसे ही आपको अब सारे लिख सकते हैं, A2 X1 प्लस B2 Y1 प्लस C2 Z1 एंड A2 X2 प्लस B2 Y2 प्लस C2 Z2 एंड A2 X3 प्लस B2 Y3 प्लस C2 Z3। तो इसमें तो कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये तो सीधा एक डेफिनेशन है, A3 X1 B3 Y1 C3 Z1। मतलब दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक यूनिक डिटर्मिनेंट बनेगा। यूनिक डिटर्मिनेंट बनेगा, लेकिन दो डिटर्मिनेंट्स को एक सेकंड, दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक यूनिक डिटर्मिनेंट बनेगा। अब ये डिटर्मिनेंट जो बनेगा उसका एक यूनिक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, बट इसका कन्वर्स आप ये नहीं बोल सकते कि किसी डिटर्मिनेंट को यूनिकली दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ये एक नंबर है तो एक नंबर को इनफिनाइट वे से दो फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे, यहां लिख देंगे विच इज यूनिक डिटर्मिनेंट, RHS इज यूनिक डिटर्मिनेंट, but it can be written as product of two determinants in infinite many ways.
कुछ ऐसे जैसे कि अगर मान लो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू मान लो कुछ आ गई, ऐसा मान लो आ गया इट इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा या एक्स इंटू वाई आ गया, तब इस x इंटू वाई को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं x बाई टू इंटू टू वाई, इसको आप x 2x इंटू वाई बाई टू, इसको आप 3x इंटू वाई बाई थ्री, और ये एक नंबर है और ये भी एक नंबर है और किसी भी नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक डिटर्मिनेंट हो सकता है। तो वापस किसी एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के फैक्टर में ब्रेक करना ये एक नॉन यूनिक प्रोसेस है, उसकी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हो सकती है, लेकिन दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके एक डिटर्मिनेंट बनाना एक यूनिक पॉसिबिलिटी है। तो फैक्टर करते समय क्या ध्यान रखते हैं भाई, प्रोडक्ट तो जो मैट्रिसेस में कर रहे हैं वही कर रहे हैं, और इसी की वजह से जो आपने किया, इसी की वजह से आप ये क्लेम करते हैं दैट इज व्हाई वी से दैट डिटर्मिनेंट ए बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी। क्यों? क्योंकि पहले मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालो, या पहले उनका डिटर्मिनेंट निकाल के मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है, क्योंकि जो मैट्रिसेस के प्रोडक्ट का रूल है वही डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट का रूल है। तो ये बात तो अब यहां से जस्टिफाई हो गई। दूसरी बात क्या यहां से जस्टिफाई हो रही है, यहां से दूसरी बात क्या जस्टिफाई हो रही है कि कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, नॉट नेसेसरली ट्रू। तो अगर क्वेश्चन आपसे बोला जाए कि एक मैट्रिक्स को या एक डिटर्मिनेंट को दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में ब्रेक करो, तो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, वो थोड़ा सा मैं आपको एक ट्रायल एंड एरर मेथड समझा रहा हूं, एक क्वेश्चन करके दिखा दे रहा हूं और बात वही खत्म कर देते हैं। कि मान लो हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, क्या हम लिख रहे हैं, ब्रेकिंग अ डिटर्मिनेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट, ब्रेकिंग अ डिटर्मिनेंट इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ये प्रोसीजर कैसे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेकर के मैं बता रहा हूं। मान लो एक डेल्टा है, उसके एलिमेंट ऐसे हैं ax प्लस बी वाई, है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड मान लो, या बी ए वाई ही ले लो सपोज करो, और दूसरा एलिमेंट है ए वाई प्लस बी जेड, तीसरा एलिमेंट है ए जेड प्लस बी एक्स, यहां पर है तुम्हारा बी एक्स प्लस सी वाई, यहां पर है बी वाई प्लस सी जेड, यहां पर है बी जेड प्लस सी एक्स, यहां पर है सी एक्स प्लस ए वाई, यहां पर है सी वाई प्लस ए जेड। हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, मोस्टली उस केस में पॉसिबल होगा जब एक तरह की सिमेट्री होगी, जैसे सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट हो, है ना, तो वो सब आसानी से ब्रेक हो जाएंगे, दूसरे भी ब्रेक होंगे। फर्स्ट थर्ड कॉलम जीरो ही होगा। हाँ, तो अब इसमें देखो, तो बेसिकली करना क्या है, करना ये है कि हमें ये पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर मैं बोल रहा हूं कि ये दो डिटर्मिनेंट का प्रोडक्ट है, डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू है, तो ये आया जो एलिमेंट कहां से आया होगा, ये डेल्टा वन की R1 से आया होगा और डेल्टा टू के C1 से आया होगा, R1 डॉट C1। ये कैसे आया होगा बोलो, ये R2 डॉट C2, ये कैसे आया होगा, ये सॉरी R1 डॉट C2, R1 डॉट C1, R1 डॉट C2, R1 डॉट C3, इस तरह से आया होगा ना। अगर मैं रो बाई कॉलम प्रोडक्ट से जाऊं तो R1 C3, ये वाला हो जाएगा, ये वाला हो गया R2 C1, ये वाला हो गया R2 C2, और ये हो गया R2 C3। मतलब हमें क्या करना है, तो अब बोल रहे हैं कि आप कंसिडर द पहला स्टेप ये है, कंसिडर द डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट्स से A11
विच इज नथिंग बट ax प्लस by, और इसको ब्रेक करो दो वेक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में, डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में सुटेबली। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, ये a है देखो और ये b है, तो मैंने बिकॉज मैं देख रहा हूं कि ए बी में साइक्लिक है, ए बी बी सी सी ए, ऐसे एक्स वाई जेड में भी साइक्लिक है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अगर रो में देखो तो एक्स वाई में साइक्लिक दिख रहा है, कॉलम वाइज देखो तो ए बी सी में साइक्लिक दिख रहा है। तो मैंने इसको अलग अलग कर दिया, ए बी वाले अलग और एक्स वाई वाले अलग, ए बी और यहां लिख दिया एक्स वाई। तो ऑब्वियसली तीसरा एलिमेंट को हमने 0 कर दिया। अब देखो इस दोनों का, ये रो वेक्टर है और ये कॉलम वेक्टर है ये वाला, तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है, तो a इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस 0 इंटू 0। अब यहां मैं यहां 0 रख रहा हूं, तो यहां पर 0 ना रखूं, एक्स वाई जेड रखूं तो भी चलेगा, समझ रहे हो। तो मैं यहां पर 0 नहीं रख रहा हूं, एक सेकंड के लिए जेड ही रहने दे रहा हूं। अब इसी तरह से अब सेकेंड एलिमेंट, सेकेंड डायगोनल एलिमेंट को देखो, a22 क्या है बताओ, bx प्लस सी जेड है। इसको सिमिलरली अगर ब्रेक करना चाहो तो क्या करोगे, तो इसको ब्रेक करो दो डॉट में, तो क्या आएगा, बी सी 0 डॉट, ये क्या आया, सॉरी वाई जेड था बेटा, ये वाई जेड था, वाई ये वाई था, हाँ जी। तो वाई जेड और यहां एक्स रख दो, यस तो वाई जेड एक्स आ गया। अब जैसे जैसे देखो इससे क्या हो रहा है कि पहला डायगोनल आपने उसको डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक किया, तो जो डेल्टा 1 है ना, वो उसके रोज एंड कॉलम बन रहे हैं, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2 फॉर्म हो रहा है। कैसे, फर्स्ट रो मिल गया ए बी 0 और इसका फर्स्ट कॉलम मिल गया एक्स वाई जेड, फिर इसका सेकेंड रो मिल गया बी सी 0, इसका सेकेंड कॉलम मिल गया वाई जेड एक्स। सिमिलरली अगर थर्ड एलिमेंट को देखो तो आ जाएगा, अब तो तुम्हें दिख ही रहा होगा, सी ए 0 और ये हो गया जेड, अब ये लिख ही देता हूं मैं ना, सी जेड प्लस ए एक्स था, तो ये आ गया सी ए 0 और ये हो गया तुम्हारा जेड एक्स वाई साइक्लिक। ऐसे दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो गया, डेल्टा 1 इंटू डेल्टा 2। अब इसमें देखो तो एक तो सिंगुलर है, ये वाला ये सिंगुलर है, तो वैल्यू क्या आ गई फाइनली 0। तो ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमने 0 प्रूफ कर दी बाय ब्रेकिंग इनटू प्रोडक्ट ऑफ 2। बट इस प्रोसेस में एक चीज ध्यान देना कि ये प्रोसेस यूनिक नहीं है, ये प्रोसेस कतई यूनिक नहीं है, क्योंकि मैं इसी एलिमेंट को ऐसा भी तो लिख सकता था कि ए वाई एक्स बी। तो बिकॉज एक वेक्टर को, मतलब एक नंबर को 3 नंबर के सम में ब्रेक किया सकता है, उसके भी इनफिनाइट तरीके हैं, और फिर उसमें से हर एक नंबर को दो वेक्टर का डॉट लेकर के 2 नंबर के प्रोडक्ट में करके हम एक ही नंबर को इनफिनाइट वे से एक रो और एक कॉलम वेक्टर में ब्रेक कर सकते हैं। तो वो यूनिक प्रोसेस नहीं है, एंड दैट इज द रीजन आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक कि ब्रेक कर, डायगोनल एलिमेंट को ब्रेक कर रहे हैं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट को चेक भी करते जाओ कि भाई जैसे आपका R1 डिसाइड हो गया और यहां C1 डिसाइड हो गया, तो जब यहां से R2 डिसाइड हो गया और C2 डिसाइड हो गया, तब आप ये भी तो बना लो कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से क्या ये वाला एलिमेंट फॉर्म हो रहा है, ऐसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से क्या ये वाला एलिमेंट फॉर्म हो रहा है। तो जब आप डायगोनल, पहला डायगोनल तो ब्रेक कर लो, बट दूसरे डायगोनल एलिमेंट को ब्रेक करते समय आप क्रॉस चेक करो कि वो इस तरह से ब्रेक होना चाहिए कि जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है 1-2 और 2-1 फॉर्म हो रहे हैं, तो आपका गाइडलाइन, आपका रास्ता सही होगा। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप गलत तरीके से भी ब्रेक कर जाएंगे, उससे कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, उसमें कोई गलती नहीं है,
वो डिटर्मिनेंट उन दोनों डिटर्मिनेंट जो आप लिखेंगे उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में भी एक्सप्रेस होगा, लेकिन वो दोनों डिटर्मिनेंट की जब वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिला। बेनिफिट यहाँ पर क्या है, इस प्रोसेस को फॉलो करने का बेनिफिट ये है कि कॉम्प्लेक्स डिटर्मिनेंट को दो सिंपल डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सके जिसका इवैल्यूएशन आसान हो। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस एंटायर प्रोसेस। एक ये लर्निंग है, और दूसरी एक लास्ट बात मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि बिकॉज डिटर्मिनेंट का, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट बोल रहा हूं मैं, बाकी इस पर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बिकॉज डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है वेदर यू एक्सपांड इट अलोंग रो और कॉलम, तो इसी जो पिछली बात हम लोग कर रहे थे ये वाली बात, तो बिकॉज रो कॉलम मेथड से तो बोल दिया कि आप मल्टीप्लाई कर लो, बट मैं इसी सेकेंड डिटर्मिनेंट को ऐसा भी तो लिख सकता हूं, x1 x2 x3 y1 y2 y3 z1 z2 z3, बिकॉज डेल्टा वन ये है और डेल्टा टू ये है, तो डेल्टा टू की वैल्यू ये भी तो है। तो अगर मैं डेल्टा वन और ये वाला डेल्टा टू मल्टीप्लाई करूं रो बाई कॉलम मेथड से तो भी तो वही आंसर आएगा, क्योंकि नंबर्स तो सेम है। और जब आप फर्स्ट डेल्टा वन को ये वाले डेल्टा टू से मल्टीप्लाई करेंगे रो बाई कॉलम, तो वो प्रोडक्ट दिस रो इंटू दिस कॉलम विल बी दिस रो इंटू दिस रो हो जाएगा। तो इट हार्डली मैटर्स कि मैं डिटर्मिनेंट में रो बाई कॉलम मेथड फॉलो करूं या रो बाई रो मेथड फॉलो करूं या कॉलम बाई कॉलम मेथड फॉलो करूं या कॉलम बाई रो मेथड फॉलो करूं, ऐसे भी आएगा कि r1 डॉट r1 r1 डॉट r2 r1 डॉट r3 r2 डॉट r1 r2 डॉट r2 r2 डॉट r3 एंड r3 डॉट r1 r3 r2 R3 R3, इस तरह से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू सही आएगी। तो आप यहां पर एक बात लिख दो कि देयर आर 4 वेज, रो बाय कॉलम भी मल्टीप्लाई कर सकते हो डिटर्मिनेंट को, और रो बाय रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो डिटर्मिनेंट को, कॉलम बाय रो भी मल्टीप्लाई कर सकते हो डिटर्मिनेंट को, और कॉलम बाय कॉलम मेथड भी फॉलो कर सकते हो। तो अनलाइक मैट्रिसेस, determinant can be multiplied by all 4 ways, row by row by column, column by row, column by column। मैट्रिसेस में सिर्फ रो बाई कॉलम, प्री फैक्टर का रो और पोस्ट फैक्टर के कॉलम से होगा। तो ये प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था। इससे आप गेम 7 के जितने भी सवाल हैं वो सारे ट्राई कर लेना, कल की क्लास में उनको डिस्कस करूंगा, और फिर हम एडजॉइंट, इनवर्स, उसकी प्रॉपर्टीज कल करेंगे, और साथ के साथ में थोड़ा सा स्पेशल मैट्रिसेस के बारे में थोड़ी बात करेंगे जो क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन में आप आगे यूज होंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समराइज करते हैं, मिलते हैं कल इवनिंग में आपकी रेगुलर टाइम पर। ठीक है, और तुम्हारे जो क्वेश्चन है वो बचे हुए क्वेश्चन है साकेत, उसको भी मैं बताता हूँ थोड़ा सा, कल का डिस्कशन के बाद आप अपने आप भी उसमें से कुछ कर देंगे। सर मैं जो क्वाड्रेटिक के कर रहा था वो ग्रुप में ही भेज दूं? हाँ भेज दो, वैसे रहने दो, मैं ग्रुप पे डाल ही देता हूँ। ठीक है सर, ग्रुप पे ही डाल देता हूँ। क्वाड्रेटिक की ज्योमेट्री के भी है लेक्चर्स? हाँ जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। शायद ना नहीं भेजेंगे, नहीं मैं नहीं भेजूंगा, नहीं मैं डिस्कस ही करूंगा पूरा। ठीक है सर। ठीक है, उसका जो बेसिक वाला जितना मैं पहले ज्योमेट्री और ग्राफिंग आपको थोड़ा बताया था ना फाउंडेशन करते समय, वो पहला वाला पोर्शन का लेक्चर तुम लोग को शेयर कर देता हूँ, उसके बाद का तो लोकेशन ऑफ रूट पर पूरा मैं क्लास ही ले लेता हूँ ना। ठीक है सर। ठीक ठीक, हाँ T4 तक कर जाओ पूरा, और गेम 8 तक कर जाओ पूरा, गेम 7 तक, सॉरी गेम 7 तक पूरा। और ये टारगेट करो कि कल तक हो जाए, गेम 7 तक पूरा हो जाए कंप्लीट, मतलब आज का दिन इस पर लगाओ, क्योंकि वेंसडे को जो टेस्ट होगा ना, वो टेस्ट के अंदर में कल का जो कॉन्सेप्ट में कराऊंगा वो भी आएगा। तो आपको थोड़ा सा मतलब एफर्ट आज और कल अच्छा एफर्ट डालो आप इस टॉपिक पर। चलो बेटा, सो लेट मी क्लोज द कॉल।